औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने जहां पे छोड़ा था वहां से कि सम सब्सटेंसेस आर हार्ड एंड टफ। ये कुछ मादा जात जो है वो और मजबूत होते हैं, अदर आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। और कुछ मादा जात के होते हैं नरम होते हैं और लचकदार होते हैं। वह ऐसा क्यों है? तो इट इज द मैनर इन विच एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर। रेजन्स आर वाइडली यूज्ड टू पेंट डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड ऑटोमोबाइल्स। क्या कह रहे हैं? ऑटोमोबाइल्स पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल्स पढ़ते हैं, मोबाइल्स पढ़ते हैं। चलो मोबाइल पढ़ लेते हैं। तो रेजन्स कहते हैं राल, चिपकने वाला मादा। कभी देखा है? भिंडी तोरी को जब छीलते हो तो उसके अंदर से एक चिपकने वाला मादा निकलता है ना। हाँ, जब पाए पकाते हो बड़े गोश्त के या बकरे के या वो जो छोटे चूजों के होते हैं तो उससे लैसदार मादा निकलता है। निकलता नहीं निकलता? निकलेगा भी। देखो, और उसके बाद आपने लसूड़ा देखा? वो लसूड़ा किस किसने देखा? लसूड़ा अचार में डालते हैं, उसके अंदर से एक चिपकने वाला मादा टपकता है, राल ना, नींबू की तरह होता है लेकिन होता नहीं है नींबू। वो लसूड़ा जो है उसके अंदर एक बीज होता है बहुत सख्त सा। सो बट दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, आगे चलते हैं। तो रेजन्स का मतलब क्या? राला। समझ आए? ये चिपकने वाले मादे जो हैं, इनके तरीके से बच्चे बात गौर से सुनना। डैम्स की जो दीवारें होती हैं ना, उनके ऊपर इनकी एक लेयर चढ़ाई जाती है। उसके बाद ब्रिजेस के ऊपर इनकी एक लेयर चढ़ाई जाती है। बिल्डिंग्स पे इनकी एक लेयर, बाकी बिल्डिंग टपकना शुरू कर देती है तो फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं रेजन्स की। कहते हैं जी फूल प्रूफ इंशाल्लाह हम काम करेंगे, छत चपक जाए तो दोबारा ठीक कर देंगे। ठीक है? तो बिल्डिंग्स में उनकी एक तय चढ़ाई जाती है। व्हाट मेक्स देम स्टिकी? कौन सी चीज है जो उनको चिपकाती है? पेंट्स करते हो ना दरवाजों पे, कौन सी चीज इनको चिपकाती है और फिर ये उतरते नहीं? सुन रहे हो? हाउ डू एडहेसिव्स सच एज ग्लू बाइंड टू सरफेसेस टुगेदर? एडहेसिव्स कहते हैं चिपकाने वाले मादों को। तो किस तरह चिपकाने वाले मादे जो हैं वो दो सतहों को आपस में जोड़ देते हैं। समझ आ नहीं है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सच लिंकेज? क्या फितरत है इस किस्म की लिंकेज की, इस किस्म के जुड़ाव की? द आंसर लाइज इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। जवाब पड़ा हुआ है किसमें? फितरत में। किसकी? बॉन्डिंग की और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कि ये जो आपके रेजन्स हैं, ये जो आपके ग्लूज हैं, ये जो आपके एडहेसिव्स हैं, अगर आपको इनके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर समझ आ जाए और इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी नेचर समझ आ जाए तो आप धड़ल्ले से बोलेंगे इस वजह से जुड़ते हैं, ये वजह इसलिए जुड़ते हैं। नहीं समझ आ? Therefore, to understand the behavior of various, अब बात समझ आई? आपको बताया ये चैप्टर क्यों पढ़े? ये चैप्टर, मेरे पास ऑफिस में एक बंदा आया तो मुझसे कहता जी अगर हमने अपने बच्चों से सफाई ही करवानी हो तो हम घर में भी करवा सकते हैं, झाड़ू पोछा। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, घर में तुम करवा सकते हो लेकिन इफेक्टिवली कैसे करना है आप नहीं बता सकते। ये एक एजुकेशनिस्ट ही बताएगा कि माहौल को इफेक्टिवली। अभी मैं 10th क्लास से वापस आ रहा हूं तो वहां पे आपने जो पानी बर्तन, जिस बर्तन में पानी गर्म करते हो उसके अंदर सफेद से एक लेयर लगी होती है। उसको साफ करना कितना मुश्किल होता है? लड़कियों ने कभी साफ किया? मुश्किल होता है, आसान होता है? हम आपको बताएंगे कितना आसान है। सिर्फ एक कपड़े की टाकी लेनी है और उसे यूं करके अंदर फेरना, बस साफ।
हम बताएंगे ना, औरतों के हाथों पे जख्म हो जाते हैं उस बर्तन की सफाई करने में, लेकिन हम बताएंगे, एजुकेशनिस्ट बताएगा कि उस बर्तन को कितना आसानी के साथ साफ किया अगर आप हमारे पास आएंगे तो। वरना वो झाड़ू पोछा आपका बच्चा करेगा ना, उससे उसके हाथ डैमेज हो सकते हैं, उसके पाँव डैमेज हो, उसको 100 बीमारियां लग सकती हैं। हम बताएंगे पुत्र जो पानी आप घर में पी रही हो उसको किस अंदाज में पिया जाए तो आपको फायदा देगा, अदरवाइज नुकसान पहुंचाएगा। हम बताएंगे आपके बच्चों को बेटा सूरज की रोशनी से फायदा तो सारे उठाते, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकता है, बट इट इज द स्टडी दैट विल मेक यू एबल, दैट विल इनेबल यू टू गेट मोर एंड मोर एडवांटेज of the nature, of the natural resources and how to do your work more easily। समझ आया? काम करना तो सारों नहीं, लेकिन इजीली कैसे करना है ये हम बताएंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि आपका बच्चा वो काम आसानी से कर लेता, मोस्ट वेलकम, नो इशू। समझ आया? नहीं आया? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू मेक द योर डेली वर्क इजी, रूटीन वर्क आप चाहते हैं आपका आसान हो जाए, तो आपने क्या करना है, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिजिक्स पढ़ें, आपके रोजमर्रा के काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। और जो जाहिल होंगे वो वही काम कर रहा होगा, लेकिन घंटों करता रहेगा, लेकिन उसकी लाइफ में वो काम पहली बात अच्छा भी नहीं होगा और आसानी से भी नहीं होगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन। समझ आ नहीं है? So let us start the work. You must understand the nature of the chemical bonding and the structure of molecules if you want to understand the materials of the universe. अगर आप कायनात के materials को समझना चाहते हैं तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है आपके लिए। So why do atoms react? मैंने ये पहला सवाल पहले लेक्चर में पूछा था, एटम्स आपस में मिलते क्यों हैं, जुड़ते क्यों हैं? बाप अब्बा पूछता है उससे क्यों मिलता है तू, है ना? यही सवाल आज केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है कि एटम्स आपस में क्यों मिलते हैं। अभी इन्हें क्या इन्हें क्या काम पड़ जाता है एक दूसरे के साथ, नहीं समझ आया? इन चैप्टर 3 याद आया कुछ? जी जनाब, मां सदके जाए। हाँ, टू गेट द स्टेबिलिटी दे हैव द नीड टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, टू सेव देयर फ्यूचर, टू बी इंडिपेंडेंट। नहीं समझ आया? सो टू कंप्लीट देमसेल्फ, सारे औरतों वाला जवाब। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्नड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। चैप्टर 3 में आपने बच्चों पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अनासिब की तरतीब पढ़ी थी ना, किस में? पीरियोडिक टेबल में। मुझे लगता है कि अब आपको पता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में और फर्स्ट पीरियड में क्यों आया। मुझे लगता है किस किस को पता हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में क्यों है? को बता सकता है? बड़ी खुशी होगी कि समझा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाइड्रोजन पहले ग्रुप में और पहले पीरियड में क्यों? चले बताएं। एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए पहले ग्रुप में आया, और पहले पीरियड में क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर एक पीरियड मीन पाथ, भूल जाते हो ना, भूल जाते हो। मजा नहीं आया, नहीं आया मजा। देखो टेस्ट हो गया आज। हाइड्रोजन पहले ग्रुप में इसलिए आया क्योंकि ग्रुप मीन जेंटलमैन, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और पहले पीरियड में इसलिए आया क्योंकि उसमें पाथ ही है। पीरियड मीन पाथ, भूल गए ना, उसमें शेल ही है इसलिए पहले पीरियड में आया। नहीं यार मजा नहीं। आपको तो पहले भी तो समझाया था। अब कब बोले सोडियम तीसरे पीरियड में क्यों है और पहले ग्रुप में क्यों है, तो जवाब तो आसान सा है लेकिन देते नहीं हो, क्योंकि आपके दिमाग में छुरलियां, पटाखे, पतंग, फुटबॉल, बैट, ग्राउंड, चीदे, मीदे, टगे सारे दिमाग में। नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं है, नहीं है तो हाफिज मोहम्मद उस्मान खान नहीं है, पीटता रहता है। यार अभी तक लो, ये देख लो यार, फायदा नहीं, ये नहीं देखना, बाकी तू जो मर्जी दुनिया का काम कराम करेंगे। ट्रिप पे जाना सारे यार, नहीं समझ आया? फिर पुत्र ना पढ़ने आया करो, फिर दफा करो, क्या करना पड़ेगा। तो why do atoms react? In the chapter 3 you have learned the arrangement of elements
in the periodic table. You notice that each period in the periodic table starts with the alkali metal. ऐसा ही आपने गौर किया, हर पीरियड का पहला एलिमेंट अल्कली मेटल है, पहले पीरियड को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तमाम अल्कली मेटल्स पीरियड के शुरू में आ रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये वो एलिमेंट हैं जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और शेल की फिलिंग इनसे शुरू होती है। नहीं समझ आया? नया शेल इनसे शुरू हो रहा है, नहीं समझ आया? सो जनाब वो क्या कह रहे हैं, ईच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट्स विद अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट द पीरियड 1, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन, ऐसा ही है। एंड ईच पीरियड एंड्स एट नोबल गैस, नोबल गैस पे खत्म होता है, क्योंकि नोबल गैस में आउटर मोस्ट शेल या शेल फिल होता है। अल्कली मेटल से शेल फिल होना शुरू होता है और नोबल गैस पे जाके फिल हो जाता है। नहीं समझे? क्लियर हो गया? द नोबल गैसेस हैव NH2 NP6 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही है, ये नहीं। तमाम नोबल गैसेस के मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीसरे चैप्टर के एक्सरसाइज में मैंने आपको लिख के दी थी। अल्कली मेटल्स की, नोबल गैसेस की, अल्कलाइनस मेटल्स की, याद आया? हैलोजेंस की लिख के दी थी मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आउटर मोस्ट शेल फील्ड है, इन द आउटर मोस्ट शेल, यही है। द नोबल गैसेस हैव NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। ऐसा है या नहीं है? These elements are sometimes called inert gases. इन एलिमेंट्स को बाद औक़ात inert gases कहा जाता है। This is because, ऐसा इसलिए है कि they do not participate in any chemical reaction, क्योंकि ये किसी कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेते। इनकी आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद है, देखी थी, 0 आ रही थी। ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं न किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। सुन रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फर्स्ट 3 नोबल गैसेस आर शोन बिलो। समझ आ गया? दिस इज बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ऐसा इसलिए कि ये समझ आया? इनको इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? इनकी जो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो फील्ड स्टेबल, इनको मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं, तो इसलिए इनको इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन। कोई बंदा पूछ ले व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, तो जवाब देना बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 नोबल गैसेस आर शोन इन बिलो। हीलियम की ये 1s2, और ये तो हमेशा आपको धोखा देती है। आप कहते हैं ये एलिमेंट सेकंड ए ग्रुप में है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 1s2 से अलर्ट रहना, ये सेकंड ए में नहीं है, 8 ए में। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 देख लो, NH2 NP6 ही आ रहा है ना लास्ट शेल की, NH2 NP6। फिर आर्गोन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नोबल गैस है, किसी से नहीं मिलती। नोट दैट, कहता है गौर कीजिए, these elements have completely filled outermost S and P subshells। जरा पहले इनको समझे। Helium contains 2 electrons and remaining noble gases contain 8 electrons। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और जो बाकी नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 और P में 6। ठीक है, सुन रहे हो? तो remaining noble gases contain 8 electrons in their valence shell because of these configuration। गौर से सुनना बेटे, because of these configurations, इन तरतीबों की वजह से नोबल गैसेस स्टेबल। नोबल गैसेस क्या होती हैं? क़याम पज़ीर होती हैं, मुस्तहकिम होती हैं, मजबूत होती हैं, एंड नॉट एक्टिव, और वो किसी से नहीं मिलती, कोई एक्शन नहीं करती, पड़ी रहती है। समझ आ नहीं है? वो कहते हैं जितना अमीर होगा उतना सुस्त होगा, सोया रहते होगा, ज्यादा सोते हैं। वो क्या खूब बात किसी ने कही है, जो आटे की बोरी उठा सकता वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता वो बेचारा उठा नहीं सकता। इसमें सोचिएगा। तो दे आर नॉट एक्टिव, वो स्टेबल तो होते हैं, लेकिन इस बात को छोड़ दो, इसको सोचो जो मैं कह रहा हूं कि नोबल गैसेस अपनी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क़याम पज़ीर होते हैं।
कौन सी NH2NP6 जो कि लास्ट सेल को फिल कर देती है, सुन रहे हो? और इस बिहेवियर को स्टडी किया था G.N. लेविस ने 1916 में, 1916 में, 1916 में, सॉरी, लेविस क्या था? G.N. लेविस। उसने कहा ये इनर्ट क्यों है, ये क्यों नहीं मिलते? तो उसने इनके कन्फिगरेशन देखी, सब की NH2NP6 आ रही थी, और ये देखा कि सोडियम जो है ना, सोडियम जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो कितने इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाते हैं? 10। 11 थे, एक छोड़ देगा, 10 रह जाएंगे। सबको बात समझ आ रही है ना? तो कन्फिगरेशन बनेगी सोडियम आयन की 1s2 2s2 2p6, नोबल गैस वाली बनी, नियोन वाली। फिर सोडियम किसी से नहीं मिलता, सोडियम आयन फिर नहीं मिलता, फिर वो स्टेबलाइज्ड। तो उसने चेक किया कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता और उसके बाद स्टेबल हो जाता, फिर किसी से नहीं मिलता। तो जो मिला क्योंकि उसकी कन्फिगरेशन नोबल गैस ऐसी हो जाती। इस कन्फिगरेशन में सुकून है, लास्ट शेल फिल हो जाता है, एटम स्टेबलाइज हो जाता है, न्यूक्लियस की एजिटेशंस क्या जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सो लिविस ने इस्तेमाल किया इस हकीकत को टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स अंडरगो केमिकल रिएक्शंस। उसको पता चल गया कि आखिरी शेल का मुकम्मल होना ही असल क़याम पज़ीरी है एटम से। एटम की सेहत इसी में है कि उसका आखिरी शेल क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड। अगर नहीं तो भाई फिर एटम जो है वो बीमार है, फिर एटम रिएक्शन करेगा, फिर एटम इलेक्ट्रॉन लेगा भी और फिर जुड़ेगा दूसरों के साथ। सुन रहे नहीं सुन रहे? उसने इसी फैक्ट को यूज किया कि ये क्यों नहीं जुड़ते और इनके साथ कोई क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि इनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड थे। ठीक है, तो यूजिंग दिस फैक्ट he explained why atoms undergo chemical reactions. He called his explanations as octet rule. 8 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं ना outermost शेल में, देखिए NH2NP6 6 और 2 8 ही होंगे ना। उसने इसको ऑक्टेट रूल कहा, और उर्दू में इसे कहते हैं कानून हश्ता। हश्तम कहते हो ना, शशम कहते हो छठी को, हफ्तम कहते हो 7वें को, और हश्तम 8वें को कहते हैं। नहीं याद नहीं है, नाम दाम कहते हो नहीं कहते, अपनी जुबान ही भूल गई। वो कहते हैं मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं रहे चमन याद नहीं। हमारा तो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के ये हाल हो गया, मैं अपनी जुबान ही भूल गई है। तो क्या कानून हश्ता कहते हैं इसे। एन ऑक्टेट इज, अब ये ऑक्टेट की डेफिनेशन है, इज ए सेट ऑफ 8 जैसे डजन 12 का सेट होता है ना, और मोल 6.02 to 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स का सेट होता है ना, होता नहीं होता? तो ऑक्टेट इज अ सेट ऑफ 8 इनफॉर्मिंग कंपाउंड्स एटम्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। हां, आई वजह एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? दे टेंड टू, उनकी कोशिश होती है कि मुझे किसी तरीके से नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, बस इसी कोशिश में वो अपने आखिरी शेल के या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं या दूसरों से छीन लेते हैं। भाई यही झगड़ा चल रहा है, नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? हर बंदा पैसा क्यों कमा रहा है? ताकि उसको रोटी कपड़ा मकान 3 चीज तो मिल जाए, जिससे वो बेचारा बाकी रहेगा, बका मिलेगी। इसलिए बेचारे दूसरों के पास जाते हैं और फिर लोग उनकी मजबूरियों को कैश करवाते हैं। जिनके पास होता है वो रख कर स्टेबल नहीं हो। ये भी बता दूं, अमीर को रात को नींद नहीं आती, सच्ची बता रहा हूं, नींद नहीं आती उसको। इल्म वाले अगर हो, इल्म वाले, उसको रात को नींद नहीं आती। मेरा एक दोस्त है, वो कहता जब तक पढ़ा ना दूं ना, जब तक मैं किसी को पढ़ा ना दूं मुझे नींद नहीं आती, मुझे लगता है मैं टकरे मारूं दीवारों में। अल्लाह ने इल्म दिया हुआ उसको, कहता जब तक मैं पढ़ाऊं ना, वाकई इल्म अल्लाह ने दिया उसको। कहता मैं 3 काम करता हूं, खाता पीता हूं, सोता हूं और बच्चे पढ़ाता हूं, बस 3 काम। अगर मैं ये ना करूं, मुझे रोटी भी ना दो, सोना भी ना मिले, अगर ना पढ़ाऊं ना तो मैं मर जाऊं। कहते मेरी बादशाह है पढ़ाना, मुझे पढ़ा के सुकून मिलता है। दौलत वाला अगर दौलत नहीं देगा सड़ जाएगा, कसम से जलील हो जाएगा। तो यहां पे जनाब बात किसकी चल रही है? नोबल
गैसेस की। याद रखिएगा, रिमेंबर दैट ईच नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम, हर नोबल गैस की कोशिश होती है हीलियम को छोड़कर कि इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल। Thus the octet rule takes its name from this fact about noble gases। इसको जो octet rule का नाम मिला ना, क्यों मिला? क्योंकि हर एलिमेंट की टेंडेंसी है, कोशिश है, रगबत है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है नोबल गैसेस की। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं दिस इज द ऑक्टेट रूल दैट compels the atom to react with each other, that is responsible for the reaction of the atoms with each other। बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो ये ऑक्टेट रूल को, उसका नाम नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी और उनकी स्टेबिलिटी की वजह से मिला। ओके, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? ये जवाब है, एटम्स रिएक्ट इन ऑर्डर टू फिल देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट। याद है कुछ या नहीं? मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो न्यूक्लियस कोशिश करता है इसके पास चला जाए, तो न्यूक्लियस जैसे वहां पहुंचता है ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ चुका होता है। अब जैसे दूसरा फेरा लेता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस इतना बढ़ चुका होता है कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, न्यूक्लियस। इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक पर वाला पंखा जब चलाओगे तो झूलेगा ड्रिल, और जैसे इसके साथ दूसरा पर लगा दिया जाए तो फिर यह हवा देगा, स्टेबलाइज हो जाएगा और चलेगा, क़याम पज़ीर होगा। क्लियर हुआ? या एटम रिएक्ट टुगेदर टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए एटम्स आपस में मिलते हैं। तीसरा जवाब, जिसे डिटेल्ड आंसर चाहिए वो भी सुन ले। एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। एलिमेंट्स, वो बंदा कहता है बहुत गुस्सा करता है जी, बहुत गुस्सा करता है। बंदा पूछे कोई वजह तो होगी गुस्सा करता है, ये बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, कोई वजह? जलील सारे करेंगे, रिमैटे कोई नहीं करेगा। एटम्स रिएक्टिव है, मिलते हैं, बिकॉज दे टेंड टू गेन स्टेबिलिटी, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि वो क़याम पज़ीर हो जाए बाय लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप बात समझ रहे? एटम टेंड, उनकी कोशिश होती है उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने या शेयर करने से कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी? बाय दीज प्रोसेसेस, बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड and their stability is attached with the filling of outer motion। नहीं समझे? स्टेबिलिटी का ताल्लुक, सेहत का ताल्लुक, एटमों की सेहत उनकी स्टेबिलिटी, एटमों की सेहत का ताल्लुक, उनके सुकून का ताल्लुक किसके साथ है? उनके आखिरी शेल के फिल होने के साथ है। तो टू फिल द आउटर मोशन, they gain, they lose or they share the electrons। when atoms gain or lose electrons or share electrons, they acquire the configuration of nearest noble gas element and their octet or doublet is completed। क्लियर हुआ? जवाब मिला नहीं मिला? हाइड्रोजन के पहले शेल में आते ही 2 हैं तो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। डुप्लेट इज अ सेट ऑफ 2। ओके, समझ आया? अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब देना और आ जाओ। देखो बच्चों, हाइड्रोजन कौन से पीरियड में? बेटा मेरा काम है बताना, आगे याद रखना बाप आपका काम है, और शागिर्द वही इल्म वाला कहलाएगा जो मेरी बातों को याद रखेगा। आज सुबह आपने जवाब नहीं दिया, बड़ा अफसोस हुआ। हाइड्रोजन है, हीलियम, कौन से पीरियड में? पहले में। मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा? करेगा ही नहीं करेगा? करेगा। तो इसकी कोशिश क्या होगी? इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? पहले में कितने आते हैं? 2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मिल जाएगी? ये हीलियम जैसा बनने की कोशिश करे, क्योंकि वो स्टेबल है। लिथियम, गौर से सुनना, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? अल्लाह अकबर। पहले में 2 आ जाएंगे तो 1 बच जाएगा, वो दूसरे में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ग्रुप नंबर 1 है। अब दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8। नियोन तक जाते हुए 2 भूल जाओ ना,
8 आते हैं। अब अगर ये आखिरी शेल को फिल करना चाहे तो फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। और इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ दे, 2 पॉसिबिलिटीज है ना, इसके लिए 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, कि ये कंट्रोल जी एम एम एम, यस, देखें कि ये क्या करे, लिथियम, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक तो ये है कि लिथियम जो है 7 इलेक्ट्रॉन ले, सात इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और फिर बन जाए लिथियम 8 बुरे हैं, और इसके न्यूक्लियस की इतनी ताकत नहीं, ये मुमकिन नहीं है इसके लिए। एक फिर ये है कि ये क्या करे, आखिरी शेल छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन ही छोड़ दे, तो जो नीचे शेल है वो तो फील्ड है ना, उसमें तो 2 हैं, चले इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये हो स्टेबल जाएगा। अब इसको मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं रही। आप समझ आया नहीं है, क्लियर हुआ? तो मेटल जैसे स्टेबिलिटी गेन करती है कि शेल को खत्म कर देती है। वो कहता है झगड़ा मुकाओ, आखिरी शेल का झगड़ा मुका देती है, तो कहती है छोड़ो इसको, नीचे वाला तो फील्ड है ना, वो आखिरी शेल ही खत्म करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है, कुर्बानी दे देती है आखिरी शेल। क्लियर हुआ? प्रॉब्लम क्वेश्चन। बेरिलियम पे चलते हैं, किस पे? अब बेरिलियम दूसरे ग्रुप में, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पक्का 4 है टोटल। तो बेरिलियम जो है पहले में 2 और दूसरे में 2, अभी भी इसको 6 चाहिए। तो ये किफायत शारी का रास्ता इस्तेमाल करती है, कहती है 2 छोड़ना तो मेरे हाथ में है ना, 2 छोड़ना तो इसके हाथ में है ही नहीं, तो पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। ये बड़ी अक्लमंद और समझदार है कि 2 छोड़ना तो इनके हाथ में है ना, लेना इनके हाथ में, छोड़ना तो है ना। ये समझदारी का मुजाहरा करती है, 2 छोड़ देती है और स्टेबलाइज। कभी कभी बंदे का कसूर नहीं भी होता, बंदा चुप रहे तो जान बंदा स्टेबलाइज रहता है, सरवाइव कर सकता है। आगे जी कौन है जी? बोरॉन। बोरॉन पहले में, इसके लिए भी किफायत शारी का रास्ता यही है कि ये चुप करके बंदे का पुत्र बने और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ते बजाय इसके 5 हासिल करे। कार्बन जो है उसके पहले में 2 हैं, दूसरे में 4 है। अब इसके लिए बराबर चांसेस है, 4 ले ले या 4 दे दे, समझ आ नहीं है? इट हैव बोथ, दोनों में इक्वल एनर्जी लगेगी। क्लियर हो गया? तो ये नॉन मेटल बन जाती है, ये ले लेती है, इसका साइज छोटा हो चुका होता है तो इसमें लेने की सलाहियत है। आगे आगे नाइट्रोजन, अब तो पक्का भाई ये छोड़ेगी तो है ही नहीं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं समझ आ रहा? इसके लिए जो ज्यादा इजी चीज है वो इलेक्ट्रॉन छीन लेना। 3 है ना, 5 छोड़ना, मतलब ऐसा सौदा क्यों करे जी जिसमें अपना ज्यादा लॉस हो जाए। तो मिलती क़याम पजीरी 5 छोड़कर भी है, लेकिन ज्यादा सैक्रिफाइस करके क्यों कामयाबी ले? थोड़ा सैक्रिफाइस करे ना बंदा। तो मैं भी कह रहा हूं थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो, 2 साल है बंदा पढ़ लेते हैं, स्टेबलाइज हो जाओ, थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। सर यही तो नहीं करना, यही तो आप हमारी जान निकाल देते हैं ना कि यही 2 साल पढ़ लो तो बाद में मुझे, और कसम से आके मुझे ही मुझे। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया, 8 पूरे हो गए, ये बन गया नाइट्राइड -3, स्टेबलाइज हो गया। बात समझो कि नहीं समझे? अब बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस जैसी हो गई है? हीलियम जैसी। बेरिलियम की भी, बोरॉन की भी किस जैसी? बोरॉन की भी किस जैसी? हीलियम जैसी। कार्बन की
नहीं बेटा, ये कोशिश करता है कि ले ले। -4 का चार्ज आएगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस जैसी हो गई है, ये हीलियम जैसा भी बन सकता है ना, इसके करीब नियोन भी है और हीलियम भी है। आगे देखें, ये नियोन जैसा। ऑक्सीजन को देखें क्या करेगा, पहले में 2 6 ऐसा ही है, क्या करता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और क्या बन जाता है, नियोन जैसा बन जाता है, अपने करीब तरीन नोबल गैस जैसा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे, -2 आ जाएगा। तो एटम्स ये देखते हैं कि मेरे करीब तरीन नोबल गैस कौन सी है। कुछ बात समझ आई नहीं आई? अब आ जाए जरा पीरियोडिक टेबल में कि एटम्स क्या करते हैं, देखते हैं कि इनके करीब तरीन नोबल गैस कौन सी है। क्या है कि लेकर लेना आसान है और उस नोबल गैस तक पहुंच जाएगा, कि देना आसान है। तो लिथियम इसी में आप ये समझता है कि एक छोड़ दे तो हीलियम जैसी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी ना, स्टेबिलिटी तो मिलेगी ना। क्या हीलियम स्टेबल नहीं है? बेरिलियम जो है इसको भी जरा जो करीब नजर आता है वो कौन नजर आता है, तो इसी में इसकी मतलब ये पार्टिकल्स भी कोशिश करते हैं, इनकी भी टेंडेंसी यही है कि मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम सुकून आ जाए। बस मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं, पानी पीने की एक जगह ऊपर भी है और एक नीचे भी है। आप किधर जाएंगे, जो आपके करीब है। एलिमेंट्स भी यही करते हैं कि इलेक्ट्रॉन छोड़कर या गेन कर अपने करीब तरीन नोबल गैस जैसी। ये मैंने लिखा था कि when atoms gains or lose, दूसरी लाइन्स, when atoms gain or lose electron they acquire the configuration of nearest noble gas। ठीक है, ठीक है। एलिमेंट एंड देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इज कंप्लीटेड। वो या तो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं या ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये बच्चे बोरॉन तक के एलिमेंट्स जो है वो डुप्लेट की तरफ जाते हैं, बाकी सारे ऑक्टेट की तरफ ही जाते हैं, बाकी सारे। और डुप्लेट के लिए 4 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन और हीलियम। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनके लिए डुप्लेट रूल है, बाकी सारे ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। 8 ही जाते हैं। क्लियर हो गया मसला किसी को? आगे सोडियम को देखे तो उसका आर्गोन तक जाना 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक छोड़ दे तो नियोन जैसा तो बन ही जाएगा ना। आगे अगर आप फास्फोरस को देखे तो वो 5 नहीं छोड़ता, वो 3 ले लेता और आर्गोन जैसा बन जाता है। क्लोरीन 1 ले लेता और आर्गोन जैसा बन जाता है। अब पता चला वैलेंसियां कैसे कैलकुलेट होती हैं, क्यों होती हैं, यही रीजन है। ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, the tendency of an atom to acquire 8 electron configuration in their valence shell when bonding। bonding जुड़ते हुए, अब जुड़ेंगे कैसे बताता हूं। इलेक्ट्रॉन आपको याद है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है, तो कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव। और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अब देखो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे। अब मुझे ये बताओ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं? अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो वो आयन्स आपस में उस अपोजिट चार्ज की वजह से जुड़ जाते हैं, क्लिंग कर जाते हैं। समझ आया नहीं आया? क्लियर? ये तो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो आयन बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। समझ आया? शेयरिंग में क्यों जुड़ जाते हैं? शेयरिंग में तो शेयर करते हैं, फिर क्यों जुड़ जाते हैं? तो मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, एल्फी है ना, एल्फी एक सरफेस उसके यहां लगाई है आपने और दूसरी सरफेस यहां लगाई है, दोनों जुड़ जाती हैं। एल्फी में कोई तो चीज होगी ना। अब मैं इसको समझाने के लिए आपसे बिल्कुल छोटी सी बात करता हूं, फौरन बात समझ आ जाएगी। आगे मैंने ये बात क्योंकि आपको बतानी है। हाइड्रोजन को देख लो, शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है इसका, ये भी हाइड्रोजन है। दो गौर से देखो, ये जो न्यूक्लियस है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब ये 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं ना, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। पहली फोर्स जनरेट हुई अट्रैक्शन की, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। दूसरी फोर्स हुई अट्रैक्शन की। समझ आ? ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। कौन सी? अट्रैक्शन की फोर्सेस।
क्लियर हो गया? तीसरी फोर्स, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, करते नहीं करते? करते हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये नहीं करते? F3 और F4 ये दोनों फोर्सेस हैं रिपल्शन। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को रिपल्शन की फोर्सेस। एक और फोर्स है, इस न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश की कुव्वत और इसकी अपने लिए, ये भी कशिश है ना, ये नहीं, ये भी अट्रैक्शन में जाएंगे। अब ये जो मैं दोनों एटम्स के दरमियान आपस की तो छोड़ दो फिलहाल, दो रिपल्शन की है, दो अट्रैक्शन की है। अब अगर एटम्स का साइज छोटा हुआ तो अट्रैक्शन क्या होगी? मजबूत होगी, और रिपल्शन क्या होगी? वीक होगी। एटम्स और करीब आएंगे, करीब आएंगे, इनके शेल्स ओवरलैप करेंगे। सुन रहे? इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस में था, इसका डॉट में था। अब गौर से सुनना, इसका न्यूक्लियस भी किसको खींच रहा है? इसको, और इसका भी किसको खींच रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एल्फी का काम नहीं कर रहा, दोनों के न्यूक्लियस को बांध कर रख दिया इन्होंने। ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ये जोड़ा इसको भी खींचता, इसको भी खींचता, आपस में जोड़ कर रखता, बन गया H। These are the electrons that are responsible for this clinging, for this bonding, for this, सुन रहे हो, लिंकेज। ये एल्फी जो है इलेक्ट्रॉन्स है, और ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों न्यूक्लियस को बांध के रखता है ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ना हो, एटम्स अलग हो जाए। ये न्यूक्लियस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इनकी कशिश होती है वो ज्यादा होती है, और रिपल्शन, अब इस पॉइंट पर ना अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो जाती है। ये उस वक्त तक करीब आएंगे जब तक इन दोनों की अट्रैक्शन ज्यादा होगी और रिपल्शन कम होगी। और जब रिपल्शन F1 प्लस F2, अब तो फोर्सेस भी पढ़ ली ना, F3 और F4, बात समझ आई नहीं आई? अगर ये बढ़ी हुई, अट्रैक्शन ज्यादा हुई, F4 सॉरी, अगर अट्रैक्शन क्या हुई, एटम्स करीब आएंगे, आते जाएंगे, जो जो करीब आएंगे रिपल्शन भी तो बढ़ेगी ना। अगर अट्रैक्शन कमजोर हुई तो एटम मिलेंगे ही नहीं, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। रिपल्शन ज्यादा हुई तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, एटम करीब आएंगे तो ये चीज डिसाइड करेगी। अगर उन दोनों में अट्रैक्शन कम हुई, रिपल्शन ज्यादा हुई, बॉन्ड नहीं बनेगा। अट्रैक्शन ज्यादा हुई, रिपल्शन बॉन्ड बनेगा, एटम्स करीब आएंगे, और उस वक्त तक करीब आएंगे जब तक दोनों फोर्सेस बराबर, और ये बराबर तब भी होती है जब ये पेयर ऐसे हो जाता है। और इसके नतीजे में पता क्या होता है? ऐसा होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। कभी जुड़ों पे गए हो, एक सड़क ऊपर से जा रही हो और एक इस तरह का हेड बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, दोनों को फायदा मिलता है। समझ आया? नहीं आया? तो शेयरिंग में देखें, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और इसके भी कितने? 2, दोनों को फायदा होगा। ये यूं हो जाता है, मेरी बात समझ आ रही है? ये नहीं आ रही? दोनों का फायदा हो जाता है, दोनों, एक का नहीं, दोनों का फायदा हो जाता है। उसमें पता क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक दफा इसके गिर्द घूमते हैं, और जो दूसरा ना वो ऐसे ही होता है, इसको ये रिपेल कर रहा होता है, इधर नहीं आता, इसकी रिपल्शन की वजह से वहां टिका रहता है, फिर ये दोनों जाके यूं हो जाते हैं, फिर इसके गिर्द घूमते हैं, और ये एज इट इज रहता है। समझ आया? नहीं आया? तो एक दफा इसके गिर्द, दूसरी दफा इसके गिर्द, तो दोनों को फायदा होता है। समझ आया? नहीं आया? आया? पक्का पक्का? सो देयरफॉर बच्चों, ये जो एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी है टू कंप्लीट दियर। अब ये भी समझ आ रहा कि बॉन्ड कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। आप कहेंगे हाँ जी 2 एटम्स थे, उनमें बॉन्ड क्यों नहीं बना? तो जवाब देना, क्योंकि जब एटम्स करीब आते हैं तो करीब क्यों आते हैं? ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश उन्हें करीब लेके जाती है। एक एटम के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश दूसरे एटम के उसको करीब लेके जाती है। ये न्यूक्लियस शरारत करता है, बीच में दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है। वो कहते हैं दूसरे की प्लेट में पड़ा हुआ लड्डू वैसे बड़ा नजर आता है ना? तो ये उस तरफ खींच जाता है, अपना तो होता है, दूसरे का भी को खींचता है, और दूसरा इसको खींचता है।
अगर अट्रैक्शन की कुव्वत मजबूत होगी तो ये करीब होंगे और शेयरिंग हो जाएगी और बॉन्डिंग हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये अलग हो जाते हैं, बॉन्डिंग नहीं होती। गल समझ आइए। आगे इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल की डेफिनेशंस, मैंने आपको आयनिक बॉन्ड की ये इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन्होंने कितने पेयर शेयर किए हैं? एक। हाइड्रोजन के एक एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक जोड़ा, ऐसा ही है। ऑक्सीजन के एटम दो दो, एक भी दो देगा दूसरा भी दो, तो 4 बन जाएंगे, तो उनके 8 पूरे हो जाएंगे। उसको 2 चाहिए ना, तो फिर 2-2 की शेयरिंग करके 4 पूरे कर लेते हैं, 4 उसके भी 4 उसके। नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो 3-3 की शेयरिंग होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान